हेलो मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, छात्रों। हम लोग सांख्यिकी के 6 पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें अधिकतर थ्योरेटिकल था। मैंने प्रीवियस क्लासेज में आपको बताया कि अब हम लोग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें पढ़ेंगे, जो न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल हमारा शुरू हो रहा है, लेकिन आपको लगेगा कि केवल सवाल लगेगी न्यूमेरिकल है, लेकिन आपको यहाँ पे मैं ज़्यादातर थ्योरेटिकल बताऊंगा कि आपके एग्जाम में, कंपटीशन में जब क्वेश्चंस आए तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी असावधानी ना हो। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का मतलब होता है ऐसे सभी मान जो केंद्र के आसपास हो, केंद्र के आसपास हो, इसी जगह हो, केंद्र के पास बिखराव हो, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप करते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो माध्य, जो बीच का ऐसा प्रतिनिधित्व जो इसके आसपास हो, सभी मान इसके मध्य के आसपास ही आपको केंद्रित होते हैं, इसलिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कहते हैं। एक तरह से माध्य भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंतर्गत हम लोग कई तरह के माध्य होते हैं, लेकिन हम लोगों का जो 5 माध्य हैं, मीन, मीडियन, मोड, हार्मोनिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हम इसके बारे में ये देखते हैं कि जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात हम करते हैं तो मेन 5 आते हैं, इसके बाद भी द्विघाती माध्य और व्यापारिक माध्य कुछ है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं उसके। तो आपके सामने एक ये समस्या आ जाती है, एक चीज आपको ये विचार करना पड़ेगा, जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि मान लीजिए सभी जितने भी हम पढ़ेंगे सभी माध्य बताएंगे, सभी माध्य की बात बताएंगे। माध्य मतलब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, समांतर माध्य की बात मैं नहीं करूंगा, सभी माध्य बताएंगे। और आप बताइए सभी बताते हैं तो क्यों एक ही नहीं बना, क्यों कई ठो 5, 6 या 7 कई प्रकार के माध्य हम गणना करते हैं, ये सोचनी विषय। अर्थात ये निष्कर्ष निकल के आता है कि जो हम माध्य, चाहे समांतर माध्य की बात करें, समांतर माध्य में कुछ कमियां रह जाती हैं जिससे कि माध्यिका की जरूरत पड़ती है, माध्यिका कुछ कमियां रह जाती हैं, बहुलक की जरूरत पड़ती है। इसी तरह हार्मोनिक मीन, हरात्मक माध्य की जरूरत पड़ती है, ज्योमेट्रिक माध्य। अर्थात कह सकते हैं कि माध्य निकालते समय कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं कि वह माध्य काम नहीं करता है, दूसरे माध्य की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, घर पे आप देखेंगे अगर आप काटने की बात करेंगे, घर पे आप अपने किचन में देखेंगे, काटने की बात करेंगे तो एक चाकू होगा, एक हो सकता है छोटा चाकू हो, एक हो सकता है कि चाकू में बड़ा चाकू हो, एक हो सकता है कि जो हम लोग तो पैसूल बोलते हैं जिससे आम या उसको काटने की बात करते हैं, ये कभी कभी कोई बांका रखता है, आरी रखता है। आप ये देखते हैं कि सभी काटने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन सभी काटने का अलग अलग यूज हो रहा है। इसमें विचार करना आवश्यक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। छोटा चाकू है तो सब्जी उब्जी काट देगा, और बड़ा चीजें काटना है तो चाकू है, या अगर मान लें आम आपको बनाना, आम से अचार बनाना तो आपको पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, और आपको कोई लकड़ी काटना है तो आरा की जरूरत पड़ेगी, आरे की जरूरत पड़ेगी। तो कहने का मतलब सभी काटते हैं लेकिन सबका काम अलग। इसमें इस चाकू में कमी आने लगी तो इसका यूज हुआ, यहाँ पे हर काटने का तरीका अलग है। इसलिए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जितने भी माध्य हैं, जितने भी उसकी गणना के प्रकार हैं, उसको हमको पता ये करना पड़ेगा कि किसका कहाँ लगाएंगे, यूज करेंगे। एक सांख्यिकी की सबसे मुख्य दोष क्या होते हैं, लिमिटेशन या सीमाएं कह सकते हैं, कि एक अनुसंधानकर्ता की सबसे बड़ा दोष ये होता है कि अनुसंधानकर्ता को पता होना चाहिए कहाँ पे क्या लगाया जाएगा। अगर हमको राष्ट्रीय आय ज्ञात करना है, राष्ट्रीय आय की औसत की बात करना है, तो हम समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक में क्या लगाएंगे। किसी क्लास में गए हम मेंटल एबिलिटी के बारे में लगाना है तो कौन सा माध्य लगाएंगे। हम किसी एक निश्चित चाल से या निश्चित दूरी जा रहे हैं और आ रहे हैं तो कौन सा माध्य लगाएंगे। ये चीजें हमको जानना एकदम अनिवार्य है कि कहाँ पे क्या लगाएंगे, किसमें क्या दोष आ रहे हैं। नहीं तो गलत जगह आप लगा देंगे तो आपको प्रॉब्लम। जैसे आप व्यापार क्षेत्र में जाएंगे, आपको व्यापार करना है, तो आपको अगर वहां पे माध्य की बात किया जाए तो वहां पे आप बहुलक लगाएंगे, जिसकी संख्या सबसे ज्यादा हो, जहां संकेंद्र सबसे ज्यादा हो, उसकी हम बात करते हैं। हम उसी का व्यापार करते हैं, उसी के माप का सामान रखते हैं, उसी के बारे में देखते हैं। अगर हम समांतर माध्य लगाने लगेंगे तो हम असफल हो जाएंगे। इसलिए एक अनुसंधानकर्ता, एक सांख्यिकीकर्ता को पता होना चाहिए कौन सा कहाँ पे माध्य लगाना है। इसलिए अलग अलग माध्य बने। ये सोचनी है कि अगर
5-6 प्रकार के इसलिए बने कि एक से काम नहीं हो पा रहा तभी ना दूसरे से हुआ। जैसे अगर हम आपको जो व्यापारिक संगठन पढ़ाएंगे, हम थोड़ा सा रिलेट कर रहे हैं, शांति से रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम व्यापारिक संगठन पढ़ाएंगे तो सबसे पहले आपका सोल ट्रेडर आया, एकाकी व्यापार, सोल ट्रेडर आया आपको, जो सबसे एंशिएंट है, जिसके लिए कोई कानून। फिर इसमें डिमेरिट्स आने लगी, इसमें हमारे डिमेरिट्स आने लगी, आपको एक लेक्चर में मैं बताऊंगा। फिर साझेदारी बनी, हमारी पार्टनरशिप बनी, पार्टनरशिप में भी डिमेरिट्स आने लगे, तो हम कह सकते हैं कि कंपनी बनी। जो इन दोनों के डिमेरिट्स को यहाँ जाके, सब व्यापार के स्वरूप है, फॉर्म है, सब व्यापार के स्वरूप है, लेकिन सबके अपने अपने कमियां हैं, अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। और हम एक कॉमर्स के स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि इसमें कौन कौन सी ऐसी कमियां थी कि साझेदारी जन्मी, साझेदारी में ऐसी कौन कौन सी डिमेरिट्स थी कि कंपनी बनी। क्यों कंपनी बनी? अगर कंपनी, मान लीजिए कि अगर एकाकी व्यापार से पूरा व्यापार भारत में या विश्व में चले सोल ट्रेडर से, तो ये इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसी तरह मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में मीन से काम नहीं हुआ, अर्थमेटिक मीन से नहीं हुआ, तो मीडियन, मोड, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक, क्वाड्रिक मीन या मूविंग या व्यापारिक मीन की जरूरत पड़ी। इसलिए हमको ये जानना अनिवार्य है। आप लोग ध्यान से देखिए, मैं सब चीज आपको बताऊंगा। तो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है, इसके अंदर हम मेन तो 5 होते हैं, लेकिन आप देखें तो अगर हम इसको बांटें तो एक होता है गणितीय माध्य। अगर हम देखेंगे तो गणितीय माध्य, एक होता है स्थिति संबंधी माध्य, स्थिति संबंधी माध्य, स्थितिक माध्य बोलते हैं, और एक होता है व्यापारिक माध्य। ठीक है, गणितीय संबंधी माध्य में हम अगर देखें, गणितीय संबंधी माध्य में अगर हम देखें तो हमारे कौन कौन से आते हैं? समांतर माध्य पूछा जाता है, यहीं से क्वेश्चन बनेगा। इसको हम अरिथमेटिकल मीन कहते हैं, अरिथमेटिक मीन, या कभी कभी मीन भी इसको हम कर सकते हैं। दूसरा आता है हरात्मक माध्य, जिसको हम हार्मोनिक मीन कहते हैं। ठीक है, तीसरा आता है गुणोत्तर माध्य, जिसको हम जियोमेट्रिक मीन कहते हैं। ये अगर हम स्थिति संबंधी में जाएंगे, स्थिति संबंधी में जो सबसे माध्यिका, इसको मीडियन कहेंगे। नंबर 2 बहुलक, जिसको या भूइष्ठक कभी कभी ये बोला जाता है, याद रखिएगा भूइष्ठक, तो इसको हम मोड करते हैं। ठीक है, इसमें कभी कभी द्विघाती माध्य आ जाएगा, द्विघाती माध्य या वर्गीकृत माध्य, क्वाड्रेटिक माध्य आगे हमारे मीन। ठीक है, व्यापारिक माध्य में चल माध्य है, इसकी उपयोगिता बहुत कम है, 1-2 माध्य और हैं, इसकी उपयोगिता बहुत कम है। हमको जो भी हमारे एग्जाम में आएंगे, देखिए समांतर माध्य, माध्यिका, गुणोत्तर माध्य और माध्यिका, हरात्मक माध्य, गुणोत्तर माध्य और बहुलक। ये 1, 2, 3, हमको 4, 5, इनके बारे में हमको पढ़ना है, इनके बारे में हमको जानना है। आपको पूछ देगा एग्जाम में, कैसे पूछेगा? कौन सा गणितीय माध्य नहीं है? 3 इसमें से देगा, 1 यहाँ से दे देगा। कौन स्थिति संबंधी माध्य? 3 यहाँ से दे देगा, 1 यहाँ से दे देगा। तो आपको ये पता होना चाहिए। गणितीय माध्य का मतलब जो जिसपे बीज गणित का हम यूज करें, जो एक किसी पॉइंट से, किसी एक स्थिति से, किसी चरम मूल्य से, कोई भी मान से थोड़ा सा भी परिवर्तन हो जाए, पूरा परिवर्तित हो जाए। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ये चरम मूल्यों से बहुत कम प्रभावित होते हैं या नहीं प्रभावित होते हैं। यहाँ पे किसी मान को आप चेंज कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, तो कुछ कंडीशन में ये बदलते नहीं। इनके आंसर मैं आपको बताऊंगा। स्थिति देख के हम अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान इसमें हम लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको अगर कहा जाए कि आप किसी चप्पल या जूते की दुकान पे आप गए, आप उसके बारे में आइडिया नहीं, लेकिन आपका अनुमान होगा कि ये बंदा 7 नंबर 8 नंबर का चप्पल जूता सबसे ज्यादा रखा। अगर उसके दुकान में दिन भर में 100 कस्टमर आ रहे हैं, तो ये मान के चलिए 70 से 80% लोगों का नंबर 7-8 नंबर होता है। 2-4-5% नंबर लोगों का जो उससे छोटा नंबर होता है, उससे बड़ा होता है। तो आप तुरंत स्थिति से आप पता लगा लीजिए, दुकान की कंडीशन से आप पता लगा दीजिए कि यहाँ पे जूता चप्पल का माध्य क्या है। ठीक है,
तो ये स्थिति संबंधी माध्य, ये गणितीय संबंधी, ये गणित जैसे गणित होता है, हर चीज को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, इसमें ये है। देखिए कि अगर हम 2-3 तरह की श्रेणियां मैंने पढ़ाया, लगभग हमको लग रहा है तीसरे या चौथे वीडियो में। पहले हम लिखते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल श्रेणी में आप इसको कैसे लगाएंगे, इंडिविजुअल श्रेणी। आपको मैं अभी इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कॉन्टिन्यूअस में कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, तो ये बहुत क्वेश्चन के बारे में आपको बहुत कम बातें बताई जाएंगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसका क्वेश्चन लगाने आता है, ज़्यादातर लोग क्वेश्चन पे ही अपना टारगेट करते हैं। लेकिन इसके मैं थ्योरेटिकल पॉइंट्स भी साथ साथ बताते चलूँगा। लास्ट में मैं इसके 15-20 थ्योरेटिकल पॉइंट है, मैं आपको लिख के बताऊँगा। इंडिविजुअल श्रेणी में क्या होता है कि प्रत्येक जो पद रहता है अपने आप में स्वतंत्र रहता है, प्रत्येक पद की बारंबारता एक होती है, सेपरेटेड होता है। इसमें आप कह सकते हैं समांतर माध्य क्या होता है, सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अगर हम इसको x बार से इंडिकेट करें या कहीं कहीं और a से इंडिकेट किया, जो भी सिंबल है आप करिए। सभी पदों का योग मतलब अगर पद x है, सिग्मा x बटे पदों की संख्या n। ये इंडिकेट किया जाता है किसी के योग के लिए। मतलब अगर कह दिया जाए सिग्मा y का योग, सिग्मा t का योग, किसी का योग अगर ये सिंबल लग जाएगा, ये योग को बताता है, तो बटे n, ये ध्यान रखिएगा। अर्थात इंडिविजुअल समांतर माध्य क्या होता है, सभी पदों को, जो सभी श्रेणी के सभी पदों का योग में पदों की संख्या से भाग देते हैं, तो समांतर माध्य निकल के आता है। हम एक उदाहरण लेके आपको समझा रहे हैं, ठीक है। समांतर माध्य में देखिए, जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ, एग्जाम्पल, मतलब यक्स अगर माने कि हम मान लेंगे ये है, अगर आप ये देख लेंगे ये यक्स है, 5 लोग हैं। अगर इसकी हम फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी माने बारंबारता, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस या असतत और सतत श्रेणी में बारंबारता होगी। यहाँ पे 8 कै बार है, 1 1 1 1 1, अर्थात n बराबर कितना होगा, 5। इसलिए जब व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होता है, जो पदों की संख्या होती है वो अपने आप में स्वतंत्र होती है। यहाँ 1 1 है, इसलिए हम इसको लिखते नहीं है। इसका एक का अगर गुणा भी करें, कुछ भी करें, फ्रीक्वेंसी का ज्यादातर पदों यक्स से गुणा होता है तो करें तो उससे अंतर नहीं पड़ता, इसलिए हम इसको n मान लेते हैं। n बराबर 5, स्मॉल n का प्रयोग करते हैं। इसको योग नहीं करेंगे, सिग्मा n नहीं लिखे, n बराबर 5। 5 लोग हैं, 5 लोग हैं, 5 बच्चे हैं छोटे घर में, 5 छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका ये वजन है, वेट अगर हम कहें तो उनका औसत निकालना। छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 किलो 5 किलो, एक छोटा सा बच्चा एकदम जन्मा है 5 किलो 7 किलो, घर में 4-5 बच्चे हैं, तो इस तरह ये है। तो हम छोटा सा उदाहरण ले रहे हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। जब बहुत ज्यादा होते हैं तो हम खंडित या असतत सतत श्रेणी बना देते हैं, लेकिन यहाँ पे 5 है। अब आप देखिए इसका माध्य कैसे होगा, तो आप इसका योग कर लीजिए। सिग्मा अगर हम इसको यक्स माने तो सिग्मा यक्स योग कर लीजिए, 12 8 20 7 27 5 32 3 35। तो आप देखेंगे मीन बराबर या ए बराबर क्या होगा, सिग्मा यक्स बटे n बराबर 35 बटे n क्या है, 1 2 3 4 5 बराबर मीन कितना आ गया, 7। ठीक है। और सवाल में अगर हम समांतर माध्य में क्या होता है, समांतर माध्य एक ऐसा माध्य है जो आपको प्रमाप विचलन या सहसंबंध या प्रतीकगमन गुणांक में समांतर माध्य का ही प्रयोग किया जाता है। आगे आपको बताया जाएगा प्रमाप विचलन में। तो अगर ये चीज, दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि क्या समांतर माध्य से ली, अब देखिए समांतर माध्य आ गया 7। इसकी 2-3 विधियां लगाने की है। नंबर 1 है डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट जो मैंने लगाया है डायरेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा है डेविएशन मेथड या इनडायरेक्ट शॉर्टकट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम एज्यूम मीन कल्पित माध्य मान के लगाते हैं, कल्पित माध्य एज्यूम मीन मान के लगाते हैं। और तीसरा हम कह सकते हैं स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन का ज्यादातर प्रयोग सतत श्रेणी में किया जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े पद आते हैं वहां पे किया जाता है। इसका प्रयोग उसे कम से कम होता है, यहाँ से काम चल जाता है। तो दूसरी चीज है कि अगर समांतर माध्य से हम विचलन लें तो योग 0 आएगा। जैसे हमने 7 आ गया, दूसरे मेथड से अगर लगाए आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम अगर इनडायरेक्ट मेथड से लगाएं, कल्पित माध्य से लगाएं, दूसरा मेथड लगाएं तो कैसे लगेगा। यहाँ पे देखते हैं समांतर माध्य कितना है, 7 है।
तो अगर हम लगाएं तो अगर इस तरह से, तो हम एक कल्पित मान थे, दूसरे मेथड से लगाएं तो इसमें हम मानेंगे ये एज्यूम मीन बराबर हम सब इसको कह सकते हैं हम डी एक्स, डेविएशन एक्स है, कुछ भी लिख सकते हैं। कोई किताब पढ़ेंगे तो यहाँ दूसरा सिंबल होगा, सिंबल पे आप मत जाइए, उसके मेथड पे जाइए। सिंबल कुछ भी हो सकता है, आप ये मत इसके पास कि यहाँ पे तो यन रख दिए, किसी सवाल में सिग्मा यन रखा जाता है, कुछ भी है तो आप इस पे मत जाइए। सिंबल पे अलग अलग किताबों में सिंबल होता है। एज्यूम मीन 7, तो dx बराबर होता है x माइनस a। यह अगर लिखना है तो आप लिख देंगे। 12 में से गया +5, 7 में से 7 गया 0, 5 में से 7 गया -2, 3 में से 7 गया तो आप देखेंगे -7, 3 में से 7 गया -4। अब इसका योग करिए, सिग्मा dx का अगर अब योग करेंगे तो 0 आएगा। देखिए ये होगा +6, ये होगा -6, प्लस को अलग जोड़ लीजिए, माइनस को अलग जोड़ लीजिए, वो आगे पीछे भी हो सकते हैं, तो आप देखेंगे कि ये 0 आएगा। अर्थात व्यक्तिगत श्रेणी में समांतर माध्य से लिए गए विचलन का योग क्या होगा, एग्जाम में आ जाएगा तो आप लिखेंगे 0 होता है। ठीक है, अब इसका सूत्र क्या होता है, x बार बराबर a प्लस सिग्मा dx बटे यन। ये कितना आपने माना 7, सिग्मा dx आपने कितना आया 0 बटे यन 5 बराबर 7 प्लस 0 बराबर 7 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इस 0 आ जाए। यहाँ से कुछ भी अज्यूम ले सकते हैं, इसमें से ले सकते हैं या इसके बाहर से ले सकते हैं, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एक उदाहरण हम लेते हैं, दूसरा हम मानते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे मान लें 9 मान लें, ये बराबर कितना मान लें 9, तो 8 में से 9 जाएगा -1, 12 में से 9 जाएगा +3, 7 में से 9 जाएगा -2, 5 में से 9 जाएगा -4, 3 में से 9 जाएगा -6। इसको जोड़ेंगे सिग्मा dx बराबर, इसको तो यन बराबर आपका है 5, इसको जोड़े माइनस को अलग प्लस को अलग, +1 है, माइनस को जोड़ लीजिए पहले 1 2 1 3 4 3 7 7 6 13, 13 में से 3 जाएगा -10, माइनस को अलग जोड़ेंगे, आपको गणित पता होगा, माइनस को अलग जोड़ लेते हैं, प्लस को अलग जोड़ लेते हैं, तो इसको जोड़ेंगे तो -10। अगर इस पे आप रखेंगे तो ये आपने कितना माना है 9, ये आपका आ गया -10, तो क्या हो जाएगा 9 5 दूना 10, इसमें भाग देंगे आप -2 से प्लस में गुणा करेंगे -2 बराबर 7, वही आंसर आएगा। ठीक है, हाँ, लेकिन आप समांतर माध्य से विचलन नहीं करवाएंगे तो यहाँ पे इसका मान आएगा, समांतर माध्य से विचलन करवाएंगे तो 0 आएगा। हाँ, अगर हम खंडित या असतत की बात करें या अगली श्रेणी सतत श्रेणी की हम बात करें, तो ये जो विचलन लेंगे समांतर माध्य से फ्रीक्वेंसी में गुणा करेंगे तब 0 आएगा। तो अर्थात समांतर माध्य से लिए गए विचलनों का योग क्या होता है 0 होता है न्यून। और हम लोग अब दूसरा खंडित श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको असतत श्रेणी बोलते हैं। जो मैंने आपको श्रेणी के बारे में वीडियो में बताया है प्रीवियस वीडियो में, कि जब कोई मान निश्चित है, जब डाटा आप कलेक्शन कर रहे हैं निश्चित मान होते हैं तो खंडित श्रेणी को बनाते हैं। वैसे ज़्यादातर प्रयोग हमारे चलन में खंडित श्रेणी या असतत श्रेणी के नहीं, क्योंकि निश्चित मान नहीं होते। ये मान जैसे आप कोई टेस्ट लिए, कोई 0 पाया, 10 पाया, 20 पाया, 30 पाया, 40 नंबर पाया, 50 पाया, तो ये निश्चित होते हैं। अगर आप सही तो सही, गलत तो गलत, तो ऐसे में खंडित। लेकिन खंडित श्रेणी का प्रयोग बहुत कम होता है, क्योंकि इसके बाद तीसरी जो है सतत, क्योंकि जब बिखराव होता है तो कहीं भी मान हो सकता है, तो हम सतत श्रेणी का प्रयोग करते हैं। लेकिन फिर भी खंडित श्रेणी का मैं लगा रहा हूँ। और आपको मैं बता दूं कि समांतर माध्य में खंडित या असतत तथा तीसरा सतत जो श्रेणी होती है, दोनों में सवाल सेम प्रकार से लगती है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, एक मार्क्स है और एक उसकी फ्रीक्वेंसी है। तो मार्क्स मान लें, मैथ्स के मार्क्स, किसी के मार्क्स हैं। और दूसरी चीज़ आपको सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप एवरेज ज्ञात करते हैं, जब भी कोई चीज़ ज्ञात करते हैं, तो आंसर हमेशा यहाँ से मिलता है। मार्क्स ये पद होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी। पद क्या होते हैं, किसी की उम्र हो सकती है, किसी की लंबाई हो सकती है, और अंक हो सकते हैं, ठीक है, और आपके रन हो सकते हैं। ये हमेशा ये आपके पद होते हैं। और जो फ्रीक्वेंसी होती है, संख्या होती है, मजदूरों की संख्या, छात्रों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या, ठीक है, और बच्चों की संख्या, महिलाओं की संख्या, किसी न किसी की संख्या होती है। इस संख्या के सहारे इस जो पद होते हैं, उम्र होती है, लंबाई होती है, अंक होते हैं, रन होते हैं, उसका में औसत ज्ञात करते हैं।
ये बात ध्यान से रखें, उत्तर हमेशा यहां से मिलता है। यहाँ अगर यहाँ 4 6 8 7 5, इसका मतलब क्या है कि जब आप कलेक्शन ऑफ डाटा किए होंगे, पहले तो आपको व्यक्तिगत श्रेणी के डाटा मिले होंगे, व्यक्तिगत श्रेणी के डाटा मिले होंगे, उस डाटा की सहायता से आपने खंडित श्रेणी बनाया। तो मतलब क्या है, जीरो कई बार आया होगा, 0 0 0 0 और टैली लगाए होंगे जब, तो जीरो कई बार आया होगा, 4 बार। 10 नंबर पाने वाले छात्रों की संख्या, मान लीजिए अगर मार्क्स है तो छात्र होंगे, छात्र होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, छात्रों की संख्या, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबार वह चीज कितनी बार आई है, फ्रीक्वेंसी। तो 0 कई बार आया होगा, 4 बार। 10 कई बार आया होगा, 6 बार। 10 10 10 10 10 10। इसी जब व्यक्तिगत श्रेणी को जब हम बनाते हैं तो हम टैली मार्क्स का प्रयोग करके खंडित या सतत श्रेणी का निर्माण करते हैं। तो 10 कई बार आया, 6, 10 6 बार। 20 कई बार, 20 नंबर पाने वाले कितने छात्र हैं, 8। 30 नंबर पाने वाले कितने छात्र हैं, 7। 40 नंबर पाने वाले कितने छात्र हैं, 5। एक क्लास में आपने टेस्ट लिया, ऐसे नंबर निकले। फिक्स है कि वो 0 पाएंगे या 10 पाएंगे या 20 पाएंगे या 30 या 40। ठीक है, तो आप ये देखेंगे कि मतलब ये आंसर आपको यहां से मिलेगा। आप यहाँ 4 6 8 10 7 5 है, तब भी आपका आंसर 0 से 40 के बीच में होगा। अगर यहाँ पे हम 4 लाख 6 लाख 8 लाख 7 लाख 5 लाख कर दें, तब भी आंसर 0 से 40 के बीच में आएगा। चाहे यहाँ आप करोड़ों अरबों में कर दें, लेकिन आपके औसत 0 और 40 के बीच में, बीच का मतलब होता है 20, 20 के इर्द गिर्द होगा, 20 नहीं, 20 का औसत तो 20 होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट पड़ता है, इसके आसपास ही होगा। इस चीज का आप ध्यान रखें। औसत यहाँ से होता है, यहाँ से मिलता है, ये सहारा होता है इसके अकॉर्डिंग लगाने का। चलिए हम सवाल कैसे लगाते हैं। 2 मेथड मैंने बताया है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को हम शॉर्टकट मेथड कहते हैं, एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है, कभी आपको बता दिया जाता है, उसका प्रयोग बहुत कम होता है, आई मान लिया जाता है, इंटरवल मान लिया जाता है। चलिए इसके अगर हम पहले मेथड में चले, डायरेक्ट मेथड में चले, तो डायरेक्ट क्या, इसको यक्स, अब इसको यक्स यफ कर दीजिए, दोनों का गुणा, सीधे गुणा। यक्स यफ का मतलब आप बीजगणित पढ़े, ए बी का मतलब ए गुणे बी, तो यक्स गुणा कर दीजिए। 4 0 0, डबल ले लीजिए, 10 छक्का 60, 8 दूना 16, 7 त्रिक 21 और 5 चौको 20, 200। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए। अब देखिए इसमें छात्रों की संख्या क्या होता है, सिग्मा यफ बोलते हैं या इसको कभी कभी यन बोलते हैं। तो बराबर इसका योग 6 4 10 8 18, 18 7 25 5 30, छात्र कितने हो गए हमारे, 30। और इनका गुणा कर दीजिए, गुणा मतलब 0 0 4 बार आया, कुल का नंबर होगा 0। 10 10 नंबर पाने वाले 6 लड़के हैं, तो 10 नंबर पहला पाया, दूसरा पाया, तीसरा पाया, चौथा पाया, पांचवा पाया, छठवां पाया, तो कुल अंक कितने हो गए, 60। 20 20 नंबर पाने वाले लड़कों की संख्या 8 है, 20 20 नंबर पाने वाले लड़कों की संख्या 8 है, तो कुल नंबर कितने हो जाएंगे, 160। ठीक है, इसका ये है, इसका ये है। तो 30 30 नंबर पाने वालों की संख्या क्या है, 7, तो कुल नंबर कितने हो जाएंगे, 210। 40 40 नंबर पाने वालों की संख्या 5, कुल नंबर कितने हो जाएंगे, 200। ये डायरेक्ट मेथड में सीधे आप गुणा करें, इसका योग कर लीजिए। ऊपर जो लिखा हो योग करने के लिए सिग्मा जोड़ देते हैं, सिग्मा यक्स या एफ एक्स लिख दीजिए, एफ एक्स लिख दीजिए, कोई भी जो एक्स एफ या एफ एक्स लिख दीजिए। जोड़िए, 0 2 6 6 12 1 13, हासिल 2 2 4 1 5 1 6, 630, टोटल 30। तो ये बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ या यन जो आप इंडिकेट करें, 630 बटे 30 बराबर 0 0 से कट जाएगा, 6 3 दूना 6 3 21। औसत अंक कितने आ गए हमारे, 21। औसत अंक 21 आ गए। तो मैंने बताया 0 से 40 अर्थात 20 के आसपास ही निर्धारित होंगे। इसलिए आप धीरे धीरे कभी कभी जब सांख्यिकी आप ज्यादा पढ़ेंगे, ज्यादा अनुभव होगा, तो आप एक अंदाजा लगा लेंगे कि आंसर इसी के आसपास आएगा। मैं बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं मीन मीडियन मोड में कि जब आप क्वेश्चन आते हैं सतत श्रेणी में, तो लगाने से पहले एक लग जाता है क्राइटेरिया कि आंसर इसी के आसपास आएगा। कैसे 21 आएगा, अगर हम बीच में उठा लें 8, एक अंदाजा बता रहे हैं, 8 आएगा, तो 8 के ऊपर देखेंगे ये 10 लोग हैं, इसके ऊपर देखेंगे ये 12 लोग हैं। अगर हम बीच का, अधिकतर अगर विषम है तो बीच का मिलेगा, सम है तो 2 ले लेंगे बीच का,
तो आप ये अंदाजा लगाइए, देखिए अगर आपको जल्दबाजी लगाना है तो किस तरफ है झुकाव ज्यादा है। अगर हम देखते हैं इधर 10 है, इधर फ्रीक्वेंसी का योग 12 है, तो झुकाव किधर जाता है, झुकाव आप देखेंगे इधर जाता है। इसका 20 है, इधर की तरफ इसका आंसर आएगा। देखिए 20 से ज्यादा 21 आंसर आया। ये आदत हो जाती है, प्रैक्टिस से आपको पता चल जाता है कि आंसर कहाँ पे मारने वाला, आंसर कहाँ पे आएगा। जैसे कभी भी 20 से कम आंसर नहीं आएगा, क्योंकि इधर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, इधर कम है, तो आपको पता चल जाता है इस तरह से। अब दूसरा मेथड हम लगाते हैं, शॉर्टकट या इनडायरेक्ट मेथड हम लगाते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट मेथड हम लगाते हैं। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है, आप कुछ भी यहाँ एज्यूम ले सकते हैं, एज्यूम में कुछ भी ले सकते हैं, ए कुछ भी मान सकते हैं, तो आपका हो जाएगा dx जिसको बोलते हैं x माइनस ए, आप कुछ भी मान सकते हैं। अगर हम माने आंसर हमारा समांतर माध्य 21 है, अगर हम 21 मानेंगे तो क्या होगा, सिग्मा या dx का मान क्या आना चाहिए, पहले से क्लियर है कि अगर समांतर माध्य से विचलन लेंगे तो व्यक्तिगत श्रेणी है तो सिग्मा dx का मान 0 आएगा। अगर खंडित या सतत श्रेणी है तो सिग्मा एफ dx का मान क्या आना चाहिए आपके पास सामने, 0। देखिए मैं सीधे करके आपको बता दूंगा, एग्जामों में पूछ लिया जाता है। चलिए 21 से विचलन हमेशा x से लेते हैं। 0 में से 21 गया 21 माइनस 21, 10 में से 21 गया माइनस 11, 20 में से 21 गया माइनस 1, 30 में से 21 गया प्लस 9 प्लस 19। ये देखिए ये गुणा कर दीजिए। अब जब आप डेविएशन ले लेंगे तो इसका इसमें गुणा नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी का इसमें गुणा होगा। 21 एफ dx, 21 चौक 84, 11 छक्का 60, माइनस प्लस का ध्यान रखिए, 8 एकम 8, 9 सत्ते 63 और 19 पचे 95। इसको जोड़िए, माइनस का अलग जोड़ेंगे और प्लस का अलग जोड़ेंगे तो आपको दोनों लगभग बराबर आएगा। जोड़िए, माइनस का जोड़ दीजिए, 6 4 10 8 18, 1 8 6 14 15 माइनस 158, ये भी जोड़ेंगे, 5 3 8 9 6 15 प्लस 158, तो माइनस से प्लस कट जाएगा 0। देखिए समांतर माध्य से लिए गए व्यक्तिगत श्रेणी में विचलन का योग 0 होता है, खंडित श्रेणी में फ्रीक्वेंसी से गुणा करेंगे, मतलब विचलन तथा फ्रीक्वेंसी से गुणनफल का मान क्या होगा, 0 होगा। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ dx बटे n या सिग्मा एफ, तो ये आपने माना है 21 जो मिला आपने 21 प्लस सिग्मा एफ 0 बटे 30 बराबर आपका आंसर 21 ही आ जाएगा। ये 0 आ जाएगा तो आपका आंसर यही आ जाएगा। ठीक है, हम दूसरा कोई मानते हैं, चलिए दूसरा मानते हैं। अगर है कोई दूसरा आपको अगर मानना है तो मानिए, फिर भी आंसर वही आएगा, ये स्टेप डेविएशन है। ठीक है, आप मान लीजिए 20 मान लीजिए, आपने कितना माना 20, तो 0 में से 20, 10 में से चला गया 10, 0 10 20, ऐसे आ जाएगा। अगर आप 20 मानते हैं, 0 में से 20 गया माइनस 20, 10 में से 20 गया माइनस 10, 30 में से 20 गया प्लस 10, प्लस माइनस का ध्यान है, गुणा करिए, माइनस 80, 6 10 में 60 माइनस 60, 0 7 10 में 70 और 20 25 100 प्लस 100। इसको जोड़िए, प्लस को अलग माइनस करो, माइनस 140 और प्लस 170। सिग्मा एफ dx देखेंगे कौन ज्यादा है, हम देखते हैं दोनों में प्लस ज्यादा है, कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है। सूत्र लगा दीजिए, मीन बराबर a प्लस सिग्मा एफ dx बटे या और सिग्मा एफ, तो ये कितना हमारा है, एक मैंने कितना माना है 20 प्लस सिग्मा एफ dx हमारा कितना है प्लस 30 बटे 30, संजोग से वही सेम आया है, तो 20 ये कट जाएगा, 1 प्लस प्लस से गुणा होगा प्लस 20 1 31, आपका आंसर वही आएगा। चाहे स्टेप डिविजन में इसमें क्या होगा, आई मान लिया जाएगा, 10 मान लेंगे तो 2 1 1 आएगा, लास्ट में इसमें आई का गुणा कर देंगे, बहुत कम इसका प्रयोग होता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। सतत श्रेणी में क्या करते हैं, सतत श्रेणी आसान होती है, उसका हम मिड वैल्यू ज्ञात करते हैं सतत श्रेणी में, तो असतत की तरह ही काम करने लगती है, जिससे हम आसानी से सवालों को लगा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी मैं केवल क्वेश्चंस बता रहा हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में आएंगे तो आप कैसे लगाएंगे। इतने बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि एकदम अखंडित जो श्रेणी है या सतत श्रेणी एकदम खंडित श्रेणी की तरह लगती है।
ठीक है। लेकिन इसके जो थ्योरेटिकल पार्ट हैं 25-30 पॉइंट्स हैं, इसके बाद मैं बताऊंगा, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। वो क्लास इसी में रहेगा या नेक्स्ट में रहेगा, ठीक है, उसको आप जरूर देखिएगा। चलिए, ये सतत श्रेणी है। अगर क्लास इंटरवल है, क्लास इंटरवल में ये एज हो सकती है या मार्क्स हो सकता है, कुछ भी। आंसर आपको बताएंगे जब भी माध्य निकलेगा यहाँ से निकलेगा। इसलिए कभी कभी पूछा जाता है कि माध्य अगर किसी का चर का मान यक्स है, चर कोई भी है यक्स है, तो माध्य किस में होगा? माध्य यक्स में होगा कि यक्स स्क्वायर में होगा कि x/2 में होगा या x/n में होगा? तो आपका उत्तर होगा माध्य उसी चर में होगा। अगर आपका ये उम्र है तो औसत उम्र आएगी, अगर आपके अंक हैं तो औसत अंक आएंगे, अगर आपकी मजदूरी है तो औसत मजदूरी आएगी। सेम जो रहेगा सेम आएगा। ऐसा नहीं कि उसका स्क्वायर/n, ऐसा ये तो सूत्र होता है, लेकिन माध्य सीधे जो चर होता है उसी में हमें ये पूछा जाता है। ठीक है। अब एकदम अभी जो प्रीवियस लगाए एकदम सेम उसी तरह, इसका आप मिड वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, जिसको हम x बोलते हैं। मिड वैल्यू अभी मैं प्रीवियस वीडियो पार्ट 6 में मैंने बताया था, पार्ट 7 है। 0 से 10, 0 से 10 का जोड़ेंगे, ये इसको L1 बोलते हैं, इसको L2, L1 प्लस L2 दोनों का आधा। 10 0 जोड़ के 10 आधा 5, 10 में 20 जोड़ेंगे 30 आधा 15, 20 में 30 जोड़ेंगे 50 आधा 25, 40 में 50 जोड़ेंगे आधा 70 आधा 35, इसमें जोड़ेंगे 45, इसमें जोड़ेंगे 55। इसको दोनों को जोड़ेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट जोड़ दीजिए सबका और 2 से भाग दीजिए। अभी प्रीवियस पार्ट 6 में आप पढ़े, तो अगर आप इसको ढक लें तो ये अभी जो श्रेणी आप प्रीवियस अभी जस्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, इसके पीछे खंडी श्रेणी की तरफ बन गया। इसलिए समांतर माध्य अगर सतत श्रेणी को मिड वैल्यू ज्ञात करते हैं तो खंडी श्रेणी की तरफ बन जाता है। ठीक है। अब इसको डायरेक्ट मेथड से लगाएंगे तो f(x) हो जाएगा। डायरेक्ट में 2 मेथड है, डायरेक्ट और शॉर्ट का। 7 × 35, 15 × 75, 25 × 200, 6 × 30, 36 18 3 21, 14 × 70, 7 14 × 70, 7 और 14 6 25 14 42, 14 4 56, 56 7 हो गया आपका 63। ठीक है। इसमें 10 से गुणा करेंगे 550। इसको जोड़ देंगे सिग्मा f(x), इसको n जोड़ दीजिए, n कितना होगा या सिग्मा f कितना होगा? 7 5 12 8 20 26 4 30, 1 1 2 1 3 2 5 3 2 5 50 हो जाएगा। इसको जोड़िए 5 5 10 0 5 1 6 3 9 1 10 10 7 17 17 3 20 2 5 2 7 6 13 2 15 2 17 1700 आ गया। तो सिग्मा x बराबर होता है सिग्मा f(x) बटे n। n कितना है? सिग्मा f या n कितना है? 50। तो 1700 बटे 50, 5 3 15 2 0 5 34। मीन कितना आ गया? 34। अर्थात मीन आप देखेंगे यहीं पे है, 30 से 40 के बीच में है। ये चीज ध्यान रखना। आपके एग्जाम में आ गया, आपके पास समय कम है, तो आप कैसे डिटर्मिनेशन कर सकते हैं कि एक्चुअल में नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आप कैसे डिटर्मिनेशन करेंगे। आप देखेंगे 2 2 4 2 6 सम संख्याएं हैं, सम है, तो आप सम है तो इन दोनों को ले लीजिए। ठीक है। इन दोनों में ही कहीं आएगा, तो आप इसके ऊपर जाते हैं 7 5 12, इसके इधर जाते हैं तो 24। ठीक है। इसके इधर जाते हैं तो 7 5 12, इधर जाते हैं तो 24। आप देखेंगे 20 से 40 के बीच में होना चाहिए। अगर सम है तो दोनों को लेंगे, इधर 12 इधर 24, तो 20 से 40 के बीच में अगर आप जाएंगे, सम है दोनों को लेना पड़ेगा, एक नहीं। विषम में एक मिलेगा, सम में 20 से 40 के बीच में जाते हैं। आप देखते हैं झुकाव किधर है? इधर का योग 12, इधर का योग 24 है। तो 20 से 30 का जो बीच का सबसे होता है 30, और झुकाव क्या है? आगे की तरफ है। ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मैं बता रहा हूँ, इसलिए आप बिना लगाए ही आंसर के नजदीक तक आप पहुंच सकते हैं। तो हम देखते हैं इसके इधर झुकाव ज्यादा है, इधर की तरफ ज्यादा है, इधर की तरफ कम है। तो 20 से 40 के बीच में 30 होगा, और 30 के आगे की झुकाव है, अर्थात जब भी आंसर आएगा 30 से आगे आएगा 31 32 33 34 35, इसी की रेंज में रहेगा। अगर आप एग्जाम में बैठ रहे हैं, आपका उत्तर 30 से नीचे 1 2 ऑप्शन दिया है, 30 दिया है, 30 भी नहीं हो सकता। 30 से अगर मान लीजिए 32 दिया, 34 दिया, तो 30 से ज्यादा होगा, सीधे वही आंसर होगा, आपको लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, 30 से 2 ज्यादा दे दे, 32 भी दे दे, 34 भी दे दे, तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा, तब इन दोनों में आपको लगाना पड़ेगा। लेकिन एक ही ऑप्शन रहेगा तो आप मार के आगे बढ़ जाएंगे, सवाल सही हो जाएगी। हाँ, स्टेप पे उसके शॉर्टकट मेथड से लगाएंगे, तो कोई एक अजूम ले लीजिए, कोई आप कल्पित माध्यम ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं।
अधिकतर लोग, ध्यान से एक चीज मैं और बता रहा हूँ, अधिकतर जब हम किसी बच्चे को जब मैं गणित बताते हैं, समांतर माध्य बताते हैं, तो क्या समस्या आती है, हम उसको रटाते हैं कि इसी में से कोई भी विचलन ले लीजिए। जब कोई बच्चे को आप पढ़ाने जाए तो बताता है कि नहीं 25 ले लीजिए, 35 ले लीजिए, कोई इनसे बताएगा। इसके कारण हम उसको रटा देते हैं। हाँ, 20 से लेने से हमारे पास सहूलियत क्या होगी, हम जब भी शॉर्टकट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड का अप्लाई करते हैं तो उसका मेन हमारा टारगेट रहता है कि हम अपने कैलकुलेशन को छोटा से छोटा कर दें, गुणनफल और भाग में जहाँ पे गलती की संभावना हो उसको हम मिनिमाइज कर दें। इसीलिए हम शॉर्टकट मेथड या जूम मीन लिख के या कल्पित माध्य लिख के हम सवाल लगाते हैं। इसका मेन हमारा टारगेट यही होता है, क्योंकि दोनों से आंसर सेम आते हैं। तो हम बच्चों को ये बता देते हैं कि यही ले लीजिए, क्योंकि देखिए सबके अंत में 5 आया, तो जब भी हम यहाँ से कोई डेविएशन लेंगे, अगर अंत में 5 आएगा तो उससे 5 से 5 घटेगा तो लास्ट में हमको 0 मिलेगा, इसलिए हम इसको बाद में। और आपको मैं दूसरी बात बताने जा रहा हूँ, हाँ, हम कुछ भी लें, इसके बीच से लें, यही लें, 24 लें, 30 लें, 25 लें, 35 लें, 45 लें, 55, 15, 5 कुछ भी लें, आंसर वही आएगा। इसके आउटर भी एज्यूम में लें, हम 65 ले लें, हम 70 ले लें, हम 100 ले लें, 120 ले लें, 150 ले लें, 200 ले लें, 500 ले लें, 1000 ले लें, 2000 ले लें, 1 लाख लेंगे, 2 लाख लेंगे, हमारे आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप आउटर लेते हैं, आंसर हम जानते हैं इसी किसी के बीच में आएगा, हम अगर आउटर लेते हैं तो एक कहावत है कि हम जिस आसानी के लिए एज्यूम मीन का सहारा ले रहे हैं, कल्पित माध्य का सहारा ले रहे हैं, अगर हम आउटर कोई मान ले लेंगे या जो ये 5 लास्ट में 5 ना आए ऐसे मान को ले लेंगे तो हम और कठिनाइयों में फंस जाएंगे। इसलिए हम ऐसा डेविएशन इसलिए लेते हैं कि लास्ट में, जैसे अभी गुणा करना हो तो 14 का 45 में गुणा करेंगे, अभी हम डेविएशन ले लेंगे तो यहाँ 10, 20, 30 मिलेगा, जिससे आपको 14 से गुणा करने में आसानी होगी। तो कहने का अर्थ है कि हम अपने सहूलियत के लिए लेते हैं, आसानी के लिए लेते हैं। हाँ, इससे बाहर भी ले सकते हैं, कोई भी हम कल्पित माध्य लें, हमारे आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हम बाहर से कोई कल्पित माध्य लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो हम और समस्या ग्रसित हो जाएंगे और कठिनाई में फंस जाएंगे, जिससे हम बाहर से लेने से बचते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है। तो कभी कभी हम बच्चों को रटा देते हैं, रटाना नहीं, ये बताते हैं कि हमारे लिए आसान होता है इसलिए लेते हैं। हम कोई भी एज्यूम ले सकते हैं। हाँ, अगर बाहर से लेंगे इसे, या लास्ट में 5 नहीं आएगा उसको लेंगे, 34 लेंगे, 54 लेंगे, 24 लेंगे, या 22 लेंगे, 18 लेंगे, 19 लेंगे, तब भी माध्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, हमारे डेविएशन लेना, जिस कार्य के लिए हम कल्पित माध्य का सहारा लेते हैं, उसके सहारे फिर कठिनाई फंस जाएंगे और समस्या ग्रस्त हो जाएंगे और हमारी सवाल गलत भी हो सकती है। ठीक है, अर्थात कल्पित माध्य कुछ भी ले सकते हैं, हम अपनी सहूलियत के लिए इसके बीच से लेते हैं। इस बात को ध्यान रखना। किसी बच्चे को ये ना बताया जाए कि हम यही लेते हैं, यही न लेंगे तो गलत हो जाएगा, ऐसी बात गलत। ठीक है, चलिए हम इसके सहूलियत के लिए लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, ए बराबर हम 25 लें, dx a माइनस x माइनस ए, तो 5 में से 25 गया -20, 15 में से गया -10, 25 में से 25 गया 0, +10 +20 +30। हाँ, एक होता है मेथड स्टेप डेविएशन, जिसमें हम एक i मान लेते हैं, यहीं पे हम i कर दें 10 कर दें तो 2 1 1 2, कोई भी जरूरत नहीं है, उसका प्रयोग बहुत कम होता है। ठीक है, तो ऐसे आप लगा लेंगे। तो f x में इसमें गुणा करिए, f dx अब हो जाए डेविएशन, d माने डेविएशन, विचलन किया गया, तो 7 दूना 14 140 -50 0 10 छक्का 60 और 14 दूना 28 10 dx। देखिए, जहाँ 14 का आपका 45 में गुणा करना था, 14 का 20 में गुणा करना, 14 दूना 28, 0 बढ़ा दीजिए। आपका गुणा भाग के लिए आसानी के लिए हम शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं। ठीक है, सिग्मा डी एफ डी एक्स बराबर जोड़ लीजिए, माइनस का अलग प्लस का अलग, -190 प्लस का जोड़ 450, तो 450 होगा तो 5 9 45, 9 जोड़ेंगे तो 34, वही आंसर आएगा जो प्रीवियस में आपके आंसर आया था। ठीक है।